हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून सबको। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट। सबको नमस्ते, गुड आफ्टरनून। प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। ओके, थैंक यू पिंपरी फॉर द रिप्लाई। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। ठीक है, वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे फंक्शंस, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों का ऑलरेडी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। फंक्शंस क्या होता है वो डिस्कशन हमने कर लिया था। कुछ हमने डायग्रामेटिकली भी समझा था कि फंक्शंस क्या होता है आपका। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे और उसके बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस आल्सो जो फंक्शन से पूछे जाते हैं आपका। ठीक है, तो फटाफट अगर मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन कराऊं तो फंक्शंस क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखवाया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, याद होगा तो आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग फंक्शंस वाला टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बोलूं तो जैसे सपोज आपके पास में कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी, और कोई बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 सपोज। ठीक है, तो ए का अगर आपने 1 के साथ में रिलेशन क्रिएट कर दिया, बी का अगर 2 के साथ कर दिया, सी का 3 के साथ कर दिया और डी का 4 के साथ कर दिया आपका। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलेंगे। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट फंक्शन का क्या है? मैंने मिठाई वाला एग्जांपल दिया था, याद है आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में समझाने के लिए कि अगर सपोज कोई मिठाई की दुकान में कुछ मिठाई यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ प्राइजेस लिखे हुए हैं, तो याद है मैंने आपको मिठाई वाला एग्जाम्पल से समझाया था कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा नहीं होता है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको ये बता रहा हूँ, बताने का ट्राई कर रहा था कि किसी भी एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डी का वैल्यू 4 भी है और एट द सेम टाइम ये मैं अगर बोल दूं कि डी का वैल्यू मेरा 5 है, तो ये बोलना गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इस केस में आप बोलोगे ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ आपका। हाँ, लेकिन दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। जैसे मैंने सपोज बोल दिया कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सपोज बोल दिया कि सी, जैसे मैंने सपोज बोल दिया कि इसको भी मैं हटा रहा हूँ आपका। सपोज मैंने बोल दिया कि सी का मेरा प्राइस है 4। ठीक है, सी का प्राइस है मेरा 3। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि डी का प्राइस भी कितना है मेरा 3। मतलब सी कोई मिठाई है जिसका प्राइस 3 रुपीज है, तो डी कोई अलग मिठाई है जिसका प्राइस 3 हो सकता है आपका। तो फंक्शंस में दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। आई रिपीट, फंक्शंस में दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। मिठाई का एग्जांपल याद करो। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि डी का मिठाई का प्राइस 3 रुपया है और मैं आपको फिर बोल दूंगा कि डी का मिठाई का प्राइस 5 रुपया। ये तो गलत हो जाएगा। आप दुकानदार के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? आप मैं बोलोगे दुकानदार को कि आपने तो सर बोला था कि डी का प्राइस है, डी जो मिठाई है उसका प्राइस है 3 रुपया, अब आप बोल रहे हो डी मिठाई का प्राइस है 5 रुपया, तो ये गलत है आपका। तो इसी को फंक्शंस के साथ रिलेट करो कि एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता आपका। चलो ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता लग गया। बट दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। व्हाट आई मीन इज कि इस सी मिठाई का प्राइस 3 रुपया है, तो किसी और दूसरा मिठाई का भी तो प्राइस 3 रुपया हो सकता है आपका, राइट? तो इसको मैंने मिठाई वाले एग्जाम्पल से आप लोगों को रिलेट करवाने का ट्राई किया। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया कि फंक्शंस कैसा दिखता है आपका, क्या होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं आपका। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को ये भी पता लग गया कि डोमेन क्या होता है। तो जो भी मैंने ये एलिमेंट्स लिखे थे सेट ए में, वो सारा मेरा डोमेन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो खाली नहीं रह सकते। मेरे डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है वो खाली नहीं रह सकते, उनका सबका एक एक आउटपुट तो होना पड़ेगा आपका। ठीक है, लेकिन जो मेरा बी वाला सेट ऑफ एलिमेंट्स है वहां पे कोई एलिमेंट खाली रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 और 5 मेरा खाली रह गया आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसमें मेरा को डोमेन क्या होगा। तो को डोमेन सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बी को हम को डोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बी विल बी कॉल्ड एज को डोमेन। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है,
और अगर मैं आपसे पूछूं रेंज, तो रेंज वही होगा जिसका आउटपुट किसी इनपुट के वजह से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए कितना दे रहा है आपको 1, एफ ऑफ बी कितना आ रहा है आपका 2, एफ ऑफ सी ये कितना आ रहा है आपका 3, और एफ ऑफ डी ये भी कितना आ रहा है आपका 3। तो मतलब इन चारों इनपुट के अगेंस्ट हमें ये 3 आउटपुट मिल रहे हैं। तो जो आउटपुट आपको मिल रहा है अगेंस्ट सम इनपुट दैट विल बी कॉल्ड एज रेंज। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं रेंज लिखूं तो मेरे पास रेंज क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहां से मैं एक और चीज क्या बोल सकता हूँ कि रेंज इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आप यहाँ पे चाहे तो ये लिख सकते हो कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, आज आप लोगों को मैथमेटिकली मैं बताऊंगा कि कैसे हमें ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन फंक्शन है या नहीं है आपका। ठीक है, तो यहां तक चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। एवरीबडी रिमेंबर? ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग मुझे रिप्लाई भी करो चैट पे, उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इंटरेक्टिव होती है क्लास। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर था? लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया कर लिया था। दिस इज जस्ट आई एम गिवन यू ए क्विक रिवीजन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डिडंट एबल टू अटेंड द लास्ट लेक्चर। अब हम लोग आज का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपका। ठीक है, अब फंक्शंस जो आप लोग 12th में पढ़ते हो उससे पहले आप 11th में भी फंक्शंस पढ़ते हो, तो दोनों में अंतर क्या है? तो 11th में जो आप फंक्शंस पढ़ते थे वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते थे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, यू नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है आपका। ठीक है, क्योंकि इनको जाने बिना आप कैलकुलस वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और 12th में आप क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हो। ठीक है, फंक्शन वन वन कब होता है, मेनी वन कब होता है, ऑन टू कब होता है, इन टू कब होता है, वो सारा 12th का पार्ट है। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ में, बोर्ड्स के साथ साथ, सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा 11th का भी रिवीजन करा देता हूँ फटाफट, फिर हम 12th वाले पे मूव कर लेंगे आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, शायद आप लोगों को टाइम नहीं था, तो सब हेडिंग डाल लीजिए वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है, ये शायद मैंने बताया था आप लोगों को ये, कि चलो वापस बता देता हूँ। जैसे कोई ग्राफ है आपका, ठीक है, ये ग्राफ में अगर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, अगर ये इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इफ अ वर्टिकल लाइन, ऐसा लिखिए, इफ अ वर्टिकल लाइन, इफ अ वर्टिकल लाइन, if a vertical line cuts the graph at two or more than 2 points, more than 2 points, 2 points, then it is not a function, then it is not a function, it is not a function। ठीक है, it is not a function। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल x² = 4ay, ये एक पैराबोला है जिसका ग्राफ आप देख सकते हो इधर राइट हैंड साइड पे आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलो कि सर ये क्यों फंक्शन नहीं है? अभी मैंने आपको फंक्शन का क्या डेफिनेशन बताया था कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट आएगा आपका, एक इनपुट के अगेंस्ट दो आउटपुट नहीं आ सकता, मतलब एक मिठाई का दो प्राइस नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई इनपुट है मेरे पास, सपोज 2, उसके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पे भी एक आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे भी एक आउटपुट आ रहा है आपका। ठीक है, इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है। और कैसे पता चलेगा? आप वैल्यू डाल डाल के तो देखोगे नहीं, सीधा ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया मतलब वो मेरा क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा बताना मुझे, ये फंक्शन है क्या? कोई भी मुझे इस चैट पे बताओ, क्या ये एक फंक्शन होगा? ये ग्राफ जो मैंने बताया बनाया है, क्या ये एक फंक्शन होगा? ये वैसे एक सर्कल का ग्राफ है, नहीं होगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो 2 पॉइंट पे आपका कट कर रहा है आपका। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। अब हमें ये नहीं मतलब है वैसे कि कौन सा फंक्शन है या नहीं है, हमें तो मतलब है फंक्शंस हमें पढ़ना है, तो हमें वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो फंक्शंस होता है। ठीक है, तो अब हम वो ग्राफ पढ़ेंगे जिसको आप वर्टिकली अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो भी उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लिख लो कि
क्योंकि कोई चीज कब नहीं होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा एग्जाम में तो वो यहीं पे फंसाने का ट्राई करेगा आपको, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट इज वन ऑफ द मेथड टू नो वेदर ए गिवन फंक्शन इज एक्चुअली ए फंक्शन और नॉट, ठीक है। ये रिलेशन जरूर है, ठीक है, रिलेशंस बोल सकते हो बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सपोज आपको जैसे बोल दिया कि मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया कुछ इस तरीके का, ठीक है, मैंने आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, तो ये भी एक पैराबोला ग्राफ ही है, जैसे इससे पहले मैंने बनाया था वो भी पैराबोला था, बट ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू, जैसे मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो ग्राफ को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि दिस इज ए फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। वाई बिकॉज the vertical line because the vertical line because the vertical line cuts the curve at only one point, at only one point, at only one point, ठीक है। अब हम फटाफट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं आपका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन, आप लोगों को पता चल गया। डोमेन और कोडोमेन को ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है, कि जैसे आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया तो जो मेरे एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज होते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो मेरे वाई एक्सिस के वैल्यूज होते हैं उसको हम रेंज बोलते हैं आपका, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन सारा का सारा जो सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स, जितने भी सेट बी में मेरे एलिमेंट्स होते हैं उनको सारे को हम कोडोमेन बोलते हैं। बट उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आता है जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसको हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रेंज का काम करता है और एक्स एक्सिस मेरा डोमेन का काम करता है, क्योंकि देखो फंक्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस डोमेन और रेंज का बनता है आपका, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलो यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे हम किसी फंक्शन का डोमेन निकालते हैं और कैसे हम किसी फंक्शन का रेंज निकालते हैं आपका, ठीक है। तो डोमेन और रेंज को हम बहुत सारे भाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। बट सिंपल अगर भाषा में बोलूं, एकदम सिंपल से सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो डोमेन इनपुट होता है और रेंज आउटपुट होता है, खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अब अपना डिस्कशन ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। चलो नेक्स्ट लिखो ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। लिखो ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री फंक्शन, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है तो इसलिए मैं डिक्टेट भी करते चल रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरा वर्ड्स को भी सुनते रहिएगा, ठीक है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली विच एवर आई एम थिंग्स आई एम टेलिंग। ये सारा का सारा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक सा स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब कुछ नहीं है, आप इनपुट चाहे कुछ भी डालो वो हमेशा आपको सेम एक आउटपुट देते रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 5, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप x का कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा आपको आउटपुट कितना मिलते रहेगा? 5 ही मिलते रहेगा। इसका ग्राफ कैसे होगा? तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे होगा? एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के 5 यूनिट ऊपर है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि ये मेरा y इक्वल टू 5 का ग्राफ है आपका। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आप x को कुछ भी डालो हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करूँ तो आप देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर भी एक फंक्शन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं आपका, ठीक है। आपके सामने ये एग्जांपल है। अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने कोई भी इनपुट लिया हो x1 x2 x3, ठीक है, डॉट 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 xn, आपके आउटपुट तो हमेशा कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है आपका, ठीक है। आउटपुट हमेशा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है आपका।
तो मैंने क्या बोला कि आपका मल्टीपल इनपुट्स का सेम आउटपुट आ सकता है। मतलब x1 कोई एक मिठाई है जिसका प्राइस है 5, x2 कोई अलग मिठाई है तो उसका प्राइस तो 5 हो ही सकता है आपका। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर भी एक फंक्शन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम बोल देंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसका जनरल जनरल फॉर्म होगा y इज इक्वल टू सी। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, y इक्वल टू सी। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं इन चीजों को, बेसिक बेसिक चीजों को फटाफट करके आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस बताता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस आज 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 ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब आप लोगों ने 9th 10th स्टैंडर्ड से हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस किसको बोलेंगे, ऐसे फंक्शंस जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स, उसके बाद मैंने बोल दिया x+2, मैंने बोल दिया x² + 5, मैंने बोल दिया x³ + 6x + 5। ठीक है, ये सारे मेरे पॉलिनोमियल फंक्शंस है आपका। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन होने का कंडीशन क्या होता है कि जो मेरा वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। कल को मैं अगर आपको बोल दूं x⁻½ तो ये भी एक फंक्शन है, बट ये एक रूट का फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि पावर में हाफ आ गया, हाफ इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, कल को मैं अगर आपको बोल दूं कि कल को मैंने आपको ऐसे दे दिया कोई 1/x, तो 1/x भी एक फंक्शन है। ठीक है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, लेकिन 1/x इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हम इसको x⁻1 लिख सकते हैं। क्या -1 एक होल नंबर है, नहीं है आपका। ठीक है, तो फटाफट एक बार पोलिनोमियल फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का नीड नहीं है। अब जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं, तो ये वाला है मेरा लीनियर, इसको हम बोल देंगे लीनियर पोलिनोमियल। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और ये मेरा हो गया आपका क्यूबिक। अब ये तो शायद सबको पता है कि इसको हम लीनियर, इसको क्वाड्रेटिक और इसको क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं। इतना नॉलेज तो आई थिंक सबको है आज के टाइम पे। इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पावर में कितना है, 1। ठीक है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल ही है। ठीक है, ये भी लीनियर ही है। पावर में अगर वेरिएबल की पावर में 2 है तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक, और अगर वेरिएबल की पावर में मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसको हम बोल देंगे क्यूबिक आपका। ठीक है, तो ये मेरे सारे के सारे पोलिनोमियल फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो फटाफट एक बार 5 मिनट में तीनों को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं आपका। ठीक है, जिसमें से वैसे क्यूबिक को तो डिस्कस करने का नीड है नहीं, लीनियर और क्वाड्रेटिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आपका। ठीक है, तो फटाफट नोट करिए। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा करके यहीं पे कहीं पे कोने में भेज देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं उधर उस कोने में भेज देता हूँ। चलो सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखो लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, अब लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होगा, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होगा ax+b, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जाहिर सा बात है, अगर a ही 0 हो गया तब तो ये फिर पोलिनोमियल बचेगा ही नहीं, मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं बचेगा, फिर तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा आपका। तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं सपोज y इक्वल टू, अगर मैं सपोज y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊं, y इक्वल टू एक्स का, तो मेरा ऐसा ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हो। आप जहां पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हर बार वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये भी एक फंक्शन है आपका। ठीक है, चलो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं आपका। ठीक है, तो एक काम करो, इसको लीनियर पोलिनोमियल मत लिखो, लीनियर फंक्शन लिख लो, क्योंकि अभी हम टॉपिक फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको लीनियर लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इसको एक काम करो, लीनियर फंक्शन लिखो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, हालांकि गलत दोनों नहीं है, बट क्योंकि वी आर लर्निंग फंक्शन, सो बेटर टू राइट लीनियर फंक्शंस आपका। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, फाइंड फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x+3। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट बोल दोगे कि आप x का कुछ भी इनपुट डालो, y के आपको अलग अलग आउटपुट मिलता रहेगा। x को 0 डालो y3 आएगा, x को 1 डालो y4 आएगा, x को -1 डालो y2 आएगा, x को 10 डालो y13 आएगा। हर एक x के इनपुट पे आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है आपका, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप x का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे। यू कैन पुट एनी वैल्यू विच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन यहाँ पे आप बोलोगे बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब आप मुझे बताओ, जब आप x का अलग अलग इनपुट डाल रहे हो तो y का भी आपका अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि y भी मेरा सारा का सारा रियल नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे रेंज भी हो जाएगा मेरा पास ऑल रियल नंबर, रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा मेरा ऑल रियल नंबर्स। ऐसा लिख लीजिए, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो आज से हमें क्या पता चल गया कि किसी भी लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज हमेशा कितना होगा, आपका ऑल रियल नंबर होगा आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस यहाँ पे नोट करने के लिए। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा गाइस, काफी सारी चीजें, बड़ा टॉपिक है। और क्योंकि मैं आप लोगों को 11th की चीजें रिवीजन करा रहा हूँ, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो आई रिक्वेस्ट कि लिखने वाला काम थोड़ा फटाफट करो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है आपका, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो यहाँ पे लिख लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन में लिख लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, is of the form f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, where a is not equal to 0, f of x की जगह आप y भी लिख सकते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। f of x फंक्शन को डिनोट करता है जहां x इज द इनपुट एंड f of x इज द आउटपुट। आप इसी को y से भी डिनोट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, and x belongs to real number, and a and b are constants, are constants, are constants, is called a polynomial, is called a quadratic function, is called a quadratic function, ठीक है, is called a quadratic function। यहां तक नोट कर लीजिए। इसका जो ग्राफ आएगा, इसका जो ग्राफ आता है, सबको पता है इसका ग्राफ कैसे आएगा। इसका जो ग्राफ आएगा वो अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा अपवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 है तो ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला आएगा आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लाइन टेस्ट करो। एवरी टाइम यू विल सी वर्टिकल लाइन इज ओनली इंटरसेक्टिंग दिस ग्राफ एट वन पॉइंट, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। वर्टेक्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वर्टेक्स का वैल्यू होता है, वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पे ग्राफ मिनिमम या मैक्सिमम हो उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो उसका वैल्यू होता है एक्स कोऑर्डिनेट का -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है माइनस का d/4a। अब यहाँ पे कोई ये मत बोलना कि सर मुझे तो यही नहीं पता कि डी क्या होता है। डी क्या होता है, कोई बताएगा चैट पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी क्या होता है, 11th में पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा डी क्या होता है। एनीवन इन दिस ग्रुप वांट्स टू शेयर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी क्या होता है, बताइए फटाफट। डी क्या होता है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac के बराबर। बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंपल सा चीज है ये आपका, ठीक है। चलो उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए, ठीक है। तो ये कहां से आया, ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक होता है जिससे ये आपका वैल्यू आता है, बट आपको ये वर्टेक्स का वैल्यू याद रखना है, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a होगा आपका, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें करते हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्रैक्शनल या रैशनल फंक्शन कर लेते हैं। चलो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ, चलो फाइंड द डोमेन ऑफ, लिखिए फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने वेबी कर्व मेथड तो पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका डोमेन निकालना है, तो पहले तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो। तो ऐसा दो नंबर बताओ जिसको मल्टी ऐड करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। ऐसा दो नंबर बताओ जिसको ऐड करके, चलो एक काम करो, इसको प्लस 7x नहीं लिख के माइनस 7x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 7x भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबको पता है कि इसको मैं 4x प्लस 3x लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो और यहाँ से मेरा 3 कॉमन ले लो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया मेरे पास x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेबी कब मेथड आता है सबको? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है, -4 और -3। और नंबर लाइन के हिसाब से जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो आवर वैल्यू गेट्स इंक्रीजिंग, इसलिए मैंने -4 को यहाँ लिखा -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला तो हम कौन सा रीजन लेंगे, ये वाला आपका, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला तो ये वाला रीजन लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -3 से इंफिनिटी, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए ये डोमेन ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू फ्रॉम -∞ से लेके -4 यूनियन -3 से लेके इंफिनिटी तक सारा वैल्यू चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा डोमेन, ठीक है। और अगर मैं आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं देके सिर्फ इक्वल टू 0 देता, आई रिपीट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं देके सिर्फ इक्वल टू 0 देता तो मेरा डोमेन सिर्फ दो ही नंबर होता, -4 और -3। क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया इसलिए आपने इंटरवल के फॉर्म में आंसर निकाला। अगर इक्वल टू 0 होता तब तो डायरेक्टली आप आंसर बोल देते -4 और -3, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, रैशनल, रैशनल या फ्रैक्शनल फंक्शन, रैशनल या फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। मतलब कुछ इस फॉर्म में होगा आपका, कुछ g/x अपॉन h/x के फॉर्म में, ठीक है। रैशनल किसको बोलते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि डोमेन में ये नहीं आएगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी रैशनल या फ्रैक्शनल फंक्शन का डोमेन की बात करें तो आप सबसे पहले ये बोलोगे कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसके अलावा आप सारा वैल्यू चलेगा मेरे को आपका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि फाइंड, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। तो आप लोग मुझे आंसर बताना चाहोगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन आप कुछ हटाओगे इसमें से, क्या हटाओगे, आप वो वैल्यू हटाओगे जिससे डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो। तो डिनोमिनेटर किससे 0 बनेगा, तो इसको मन में आप 0 के बराबर रख दो, तो मतलब x किस पे आएगा आपका, +-2 पे। तो आप बोलोगे कि सारा, आप सारा का सारा x में, x का वैल्यू इस दुनिया में जो भी वैल्यू है वो सारा का सारा आप ले सकते हो, एक्सेप्ट विच वैल्यूज, -2 एंड +2। वाई, बिकॉज -2 और +2 में मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। और किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी 0 हम नहीं बनाते, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि मेरा डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 2।
ठीक है, क्लियर गाइस? क्लियर? बहुत ही बेसिक सा चीजें कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये थोड़ा हमें टाइम लगेगा करने में, 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखो लॉग एक्चुअली क्या दिक्कत है, लॉग हम लोगों के एनसीईआरटी में डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए स्कूल में भी जनरली लॉग को ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट बिलीव मी गाइस, लॉग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स। स्पेसिफिकली अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो लॉग का यूज हम लोग हर जगह करते हैं। कैलकुलस में तो लॉग का यूज बहुत ज्यादा है, लिमिट्स में, डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशन में, सीक्वेंस इन सीरीज में, फंक्शंस में, लॉग हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। तो लॉग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं आपका, ठीक है? तो नेक्स्ट लिखो लॉगरिथमिक फंक्शंस। नेक्स्ट लिखो लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो लॉग एक्चुअली है क्या? लॉग है क्या? लॉग को इंट्रोड्यूस किया गया था आज से बहुत 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 सेंचुरीज एगो। लॉग आज का चीज नहीं है, लॉग को इंट्रोड्यूस किया गया था आज से 400-500 साल पहले। और इसको इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या हुआ कि जहां पे भी कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब टफ हो जाता है, वहां पे लॉग चीजों को आसान बना देता है आपका, ठीक है? और लॉग आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा, पीएच वगैरह निकालने में आपका, ठीक है? और काफी जगह पे हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो लॉग एक्चुअली एक्सपोनेंट का ही पार्ट है, लॉग एक्सपोनेंट का ही पार्ट है आपका, ठीक है? जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बराबर है एक्स, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं ए बराबर बी की पावर एक्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि 2 की पावर 3 है 8, इसी को मैं लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है? तो दिस इज योर एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको हम बोल देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये हो जाता है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है? लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है? थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? ये है मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म, और इसी को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया? लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो क्या होता है कि जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो एक्सपोनेंट से लॉग में ले जाके उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है आपका, ठीक है? और हम बात कर रहे हैं ऐसे टफ कैलकुलेशंस का जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग वगैरह में यूज होता है आपका, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहां पे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहां पे लॉग बहुत ज्यादा चीजों को आसान बना देता है आपका, ठीक है? तो लॉग इज नथिंग बट भाई ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट, ठीक है? दोनों भाई भाई है, दे बोथ आर ब्रदर्स, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है? तो लॉगरिथमिक फंक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं इसका ग्राफ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? इसका लिखो ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट लिखो ग्राफ ऑफ, अच्छा ग्राफ पढ़ने से पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शंस, अच्छा रेस्ट्रिक्शन से पहले रुकिए, सॉरी, रेस्ट्रिक्शन से पहले एक दो बातें और बतानी है आपको, ठीक है? लॉग में ये वाला जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है? इसको हम बेस बोलते हैं, और ये होता है आपका वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है? अब लॉग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, अब इसी रेस्ट्रिक्शंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉग के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट डालो, ये लिख लेना कि लॉग का इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, और ये मेरा वैल्यू ऑफ लॉग हो जाता है आपका, ठीक है? तो लॉग के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसको लिख लो। रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन, ठीक है? मतलब कि हम क्या क्या इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है? In English, restriction of domain means what all values of x is not acceptable in log, ठीक है? To be more precise, हम log में क्या क्या वैल्यू हम नहीं डाल सकते। जैसे हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा था, तो आपने बिंदास बोल दिया कि सर x का कोई भी वैल्यू डाल दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, बिंदास आपने बोल दिया x का कोई भी वैल्यू डाल दो, चलेगा। जब हमने रैशनल फंक्शन देखा था तो हमने छोटा सा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था उसमें कि रैशनल या फ्रैक्शनल पार्ट में डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि नहीं? वैसे ही लॉग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो पहला रेस्ट्रिक्शन है, अगर सपोज इसको लिख लो कि आपके पास कोई लॉग का फंक्शन है ए टू द बेस बी बराबर एक्स, तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ए, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन ये है। आप लोगों ने 11th में, आप लोगों को मैंने पढ़ाने का मौका नहीं मिला,
वरना 11th में मैं आपका इनइक्वालिटीज पढ़ाता हूँ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। कम से कम 45 मिनट्स लगता है उस पूरे चैप्टर को खत्म करने में। वो उसमें आप लॉग में काफी एक्सपर्ट बन जाते हो। बट अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको फटाफट फिर भी ट्राई करता हूँ लॉग का सारी चीजें बता देने का आपका, ठीक है। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है कि लॉग का आर्गुमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा वैल्यू बेस। बेस का दो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बेस आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, एट द सेम टाइम ये लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को याद रखना अच्छे से, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने बोला बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1 तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हम एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकते आपका, ठीक है। तो मतलब बेस का वैल्यू दो चीजों में बढ़ जाता है। या तो इसका वैल्यू 0 या 1 से बीच में होगा, या तो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, या तो इसका वैल्यू या तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा आपका, ठीक है। अब ये दोनों सेग्रीगेशन मैंने क्यों किया, इससे आपको पता चलेगा कि लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहीं पे मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा दूं, ठीक है। किसी को कोई मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना गाइस, ठीक है। डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स। चलो, तो सबसे पहले ग्राफ का यहाँ पे देख लेते हैं। ग्राफ का तो फॉर ए ग्रेटर देन 1 मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ऐसा बनेगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, सबको पता है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि log 1 हमेशा कितना होता है, 0 होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे मेरा अगर ए नहीं, मैंने सॉरी बी लिया था ना, सॉरी सॉरी ए नहीं, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। बेस मेरा मैंने बी लिया था, तो मेरा यहाँ पे बी आएगा। और अगर मेरा बी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुआ, तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,0, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इस वाले ग्राफ में जैसे जैसे मेरा इनपुट बड़ा होगा मेरा आउटपुट भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ेगा मेरा आउटपुट घटेगा, ठीक है। तो फर्क यही है कि जब बी ग्रेटर देन 1 हो, बेस ग्रेटर देन 1 हो, तो लॉग का आउटपुट इनपुट के साथ साथ इंक्रीज होता है। लेकिन जब लॉग का बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, तो मेरा जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा मेरा आउटपुट कम होता चलेगा आपका, ठीक है। और अगेन आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख सकते हो, ये अभी भी फंक्शन का वो रूल को फॉलो कर रहा है। आप देखो चाहे तो, अगर यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो इस ग्राफ को ये सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है आपका, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो हम फंक्शंस का पढ़ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ में अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करना चाहोगे वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा ही, अगर हम बाय डिफॉल्ट फंक्शंस को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए सिंपल सा। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ। चलो, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द फाइंड द डोमेन ऑफ फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू, एक काम करो ऐसे लिखो, लॉग ऑफ ऐसा लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी बेस 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट ये मत बोल देना कि सर एक्स का वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ये बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप एक रेस्ट्रिक्शन डालोगे कि सर अभी आपने बताया था कि लॉग का जो आर्गुमेंट है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वही आर्गुमेंट को हम पकड़ के इसका डोमेन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। डोमेन मतलब हम एक्स का क्या क्या इनपुट ले सकते हैं। तो लॉग का फंक्शन आते हैं हम सबसे पहले तो आर्गुमेंट को ग्रेटर देन 0 करेंगे आपका, ठीक है। बेस हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, बेस तो ऑलरेडी मेरा 10 है आपका, ठीक है। तो हम बोल देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल भी मत कर देना,
सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा, वो जीरो के बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो चाहे तो 0.0001 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ से अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये बन के आ गया। अब यार आप लोगों को वेबिकब मेथड आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट सेशन करवा दूंगा, जिसमें मैं आपको वेबिकब मेथड भी बता दूंगा आपका, ठीक है। क्योंकि अभी मैं अगर आपको वेबिकब मेथड वापस से पढ़ाने लग गया, तो फिर वो अलग ट्रैक पे चला जाएगा आपका, ठीक है। फिर सिलेबस कंप्लीट होने में काफी दिक्कत आ जाएंगी। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट बताओ। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? सॉरी, यहाँ पे कुछ +1 आना चाहिए था, हाँ। तो क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया -1, एक आ गया 0, और एक आ गया +1। प्लस माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा रीजन लेते हैं? ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा रीजन लेते हैं? पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा है? ये वाला। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कैसे डिफाइन करोगे आप बोलोगे कि सर आंसर हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू -1 से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। मतलब ये सारे वैल्यूज मेरे लॉग के आर्गुमेंट को क्या नहीं करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। आप चाहे तो वैल्यू पुट करके देखो, हमेशा इन इंटरवल में ये आर्गुमेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा। आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो इस इंटरवल में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और ओपन इंटरवल क्यों दिया? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है। इसलिए ओपन इंटरवल आ गया आपका। तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 11th में तो पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को फटाफट एक बार प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ लॉग का, वो आप काफी यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हम फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस भी स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक दो सवाल देख लेते हैं, सिंपल सिंपल। हाँ, और एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, रूट का जो फंक्शन होता है, रूट वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है, रूट का जो फंक्शन होता है, वो भी आपका क्या नहीं हो सकता, रूट वाला जो फंक्शन होता है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट भी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो, नेक्स्ट लिखो, रूट फंक्शन, रूट फंक्शन, रूट फंक्शन का बस एक चीज ध्यान में रखना, कि अगर सपोज एफ ऑफ एक्स है आपके पास में √(x), तो यहाँ पे कंडीशन आप डाल देना कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया, एग्जाम्पल, फाइंड फाइंड डोमेन ऑफ फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √(x−5)। मैंने बोल दिया फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √(x−5)। तो आप ये मत सोचना कि सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों होगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाता है तो वो फिर इमेजिनरी नंबर बन जाता है, वो रियल नंबर नहीं बनता है। हम लोग सिलेबस में रियल नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर का डिस्कशन 11th में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, कि जो मेरा √-1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। याद आ रहा है? आयोटा बोलते थे 11th में, क्योंकि आयोटा मतलब एक इमेजिनरी नंबर आ गया, इसलिए हम लोग रूट के अंदर का आर्ग्यूमेंट को हमेशा क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बताना जरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर जो मेरा आर्गुमेंट है इस रूट का, वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो आप बोलोगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। सो हियर आंसर विल बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज माई डोमेन। मतलब आप 5 या 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यू कैन टेक एनी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 5 और ग्रेटर देन 5 टू सेटिस्फाई दिस मेरा रूट वाला फंक्शन, ठीक है। इसे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो फटाफट फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो,
एक मिनट रुको, नेक्स्ट लिखिए। इसके बाद लिखिए आपका फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। उसके बाद मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक क्वेश्चन करके चीजों को और अच्छे से समझ लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लस लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब दो फंक्शंस अलग अलग प्लस में होता है, जब दो अलग अलग फंक्शंस, जैसे ये एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन अगर प्लस के साथ या माइनस के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो दोनों का आप अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। आई रिपीट, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब उनका जो कॉमन वाला पार्ट है उसको ले लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन वाला पार्ट आपका। ठीक है, तो यहां से तो मैं क्या बोलूंगा, इसका तो एक ही डोमेन है कि यहाँ पे x को हम +-2 के बराबर नहीं ले सकते, उसके अलावा सारा वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू +-2 पे ये डिनोमिनेटर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, वरना वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आप बोलोगे सर इस फंक्शन के लिए आप x को +-2 मत लो, उसके अलावा दुनिया का सारा वैल्यू ले सकते हो। लेकिन ये अगर अकेला होता, ये अगर नहीं बैठा होता और सिर्फ अकेला ये फंक्शन का मैं आपसे डोमेन पूछता, तो आप इसका आंसर बोलते ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +2 एंड -2। ठीक है, ये तो पता लग रहा है ना +2 -2 कैसे आया। +2 रखो तो 4, 4 - 4 0, -2 रखो तो भी पॉजिटिव का 4 आएगा, 4 - 4 0। यहाँ पे मेरा क्या होगा रेस्ट्रिक्शन कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आपका। ठीक है, अब जनरली हम जब भी कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो x के सामने नेगेटिव अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो इसको हम नेगेटिव हटा देते हैं। तो आप लोगों ने 11th में ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप पूरे इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसको मैं अगर ऐसा लिखूं x² - 16, तो इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। इसको जरा फैक्टर के फॉर्म में लिखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x+4 इंटू x-4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर वेबिकम मेथड से करें तो एक तो मेरे पास आ गया -4, एक आ गया प्लस का 4, प्लस माइनस प्लस। अब मुझे बताया लेस देन 0 के लिए आप कौन सा रीजन लेते हो? जब ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव रीजन ले रहे थे, तो लेस देन 0 के लिए ऑब्वियसली कौन सा रीजन लेंगे? नेगेटिव रीजन। तो मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा। बट अगर ये सिंगल क्वेश्चन होता, अगर ये नहीं होता और मैं आपसे पूछता मुझे इसका डोमेन बताओ, तो आंसर हो जाता -4 से 4 क्लोज इंटरवल। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर ये नहीं होता और मैं इसका डोमेन पूछता सिर्फ आपसे, तो आंसर हो जाता x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 4। लेकिन हमें अब किस चीज का ध्यान देना है? हमें यह भी ध्यान देना है कि हम +2 और -2 को नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों कंबाइंड है। तो दोनों का कंबाइंड ग्राफ बना लो एक। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाओ तो -4 -2 +2 और +4। तो ये रीजन को हम यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ पे हम बोले -2 और 2 को नहीं ले सकते, तो -2 और 2 की जगह यहाँ पे ग्राफ में ब्रेकेज आ रहा है। तो आप आंसर को कैसे डिफाइन करोगे? x बिलोंग्स टू -4 से 2 यूनियन, और -4 से -2 यूनियन 2 से कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजें 11th का याद है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा -4 से -2 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 4। ठीक है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि 11th में अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता तो अभी आप लोगों को 2-2 सेकंड में आप लोग खुद ही आंसर देना स्टार्ट कर देते। ठीक है, इन चीजों का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको फटाफट लॉग के प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ, और फिर मैं आपको आगे की चीजें कराता हूँ आपका। ठीक है, चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये लॉग के प्रॉपर्टीज इन जनरल में आपको बहुत जगह पे काम आने वाला है आपका। ठीक है, तो किसी को याद नहीं है तो लिख लो, बहुत जगह पे काम आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, सबसे पहला, लॉग ऑफ
1 हमेशा 0 होगा, चाहे कोई भी बेस हो। और एक और चीज ध्यान में रखना कि अगर बेस में लॉग का कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं 10। ठीक है, और कभी अगर आपको लॉग की जगह एल लिखा हुआ दिखाई दे तो मतलब बाय डिफॉल्ट इसका बेस कितना है, ई। ई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला ई। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। चलो, उसके बाद लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, मतलब अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है आपका। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी लॉग ऑफ m इंटू एन, लॉग ऑफ m इंटू एन, लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a, इसको आप सेपरेट कर सकते हो प्लस के फॉर्म में। तो लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट डिवीजन में हो तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो माइनस के फॉर्म में, लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी प्रॉपर्टी में लिखवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉग ऑफ ए टू द पावर m है तो जो भी मेरा आर्गुमेंट की पावर में होता है वो लॉग के बाहर आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर लॉग के अगर बेस में अगर कुछ है पावर में, जैसे ये पावर था आर्गुमेंट के ऊपर तो वो सीधा बाहर आ गया मल्टीप्लाई होके। अगर बेस के पावर में कुछ है ये भी बाहर आएगा लेकिन ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, तो ये आ जाएगा 1/k लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, और दो तीन प्रॉपर्टीज है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। मैं चाहता हूं कि एक ही पेज पे मैं सारा प्रॉपर्टीज लिखवा दूं आप लोगों को, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आई होप ज्यादा भी छोटा नहीं हुआ है, दिख रहा है सबको। मैं डिक्टेट भी करते चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेवेंथ प्रॉपर्टी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए को आप सेपरेट कर सकते हो लॉग ए बाय लॉग बी लिख के, मतलब आप एक कॉमन बेस डाल के दोनों को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर सपोज यहाँ पे आपने 2 लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखना होगा 2, यहाँ पे अगर आपने 3 लिखा तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा 3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉग के जो आपको पता होना चाहिए, डे टू डे लाइफ में आपको कभी भी कहीं पे भी कुछ भी काम आ सकता है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए गाइस। ये 7-8 प्रॉपर्टीज है, ये अगर आपको पता है तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी लॉग के क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। चलो, हाँ एक और प्रॉपर्टी है ये भी लिख सकते हो कि जैसे अगर सपोज कोई नंबर की पावर में लॉग है और उस नंबर का पावर और ये बेस अगर सेम है तो आप इसको डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट के बराबर कर सकते हो। ठीक है, ए टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस ए को आप डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन से चीजों को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। लिखो, इसको नोट कर लो। तो ये 8 प्रॉपर्टी है जो मेनली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज किसी भी चैप्टर के लॉग के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो, नॉट ओनली इन फंक्शंस, कैलकुलस में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, बाइनोमियल में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में, बहुत सारी जगह पे आपको लॉग के क्वेश्चंस दिखते रहेंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज लॉग का आप अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत जगह यूज कर सकते हो आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रॉपर्टी है, जैसे ये वाला प्रॉपर्टी है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, इसका वैल्यू बताओ। तो आप इसको क्या कर, ऐसा लिख लेता हूँ लॉग 2 की पावर 4 टू द बेस 2। अब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये m बाहर आ जाता है तो ये 4 बाहर आ गया और ये बच गया लॉग 2 टू द बेस 2, और लॉग 2 टू द बेस 2 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से आप लॉग को यूज करोगे। ठीक है, अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, नोट हो गया गाइस? अगर हो गया तो डन लिख सकते हो, अगर हो गया हो तो यू कैन राइट डन और यू कैन गिव मी अ थम्स अप ऑल्सो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस फॉर रिप्लाइंग। थोड़ा बहुत आप लोग अगर रिप्लाई करते रहो तो एन मतलब नो, नहीं हुआ तो मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। लिख लो इनको।
एंड डोंट थिंक कि लॉग तो हमारे सिलेबस का है ही नहीं, बट लॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आईआईटी तक आपका लॉग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। यू वोंट बिलीव कि लॉग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, और वो भी कोई ज्यादा पुराना नहीं, 2023 में लास्ट ईयर लॉग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर आपको लॉग के प्रॉपर्टीज पता है अच्छे से तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते थे। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट रिक्वायरमेंट था कि लॉग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक दो सिंपल सा क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 10,000 टू द बेस 0.001, इसका मुझे आंसर बताओ। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग करना। अब आप इसको, बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक्सपोनेंट में भी बदल के कर सकते हैं कि इसको x के बराबर मान लिया और फिर 10,000 बराबर 0.001 की पावर x कर दिया। तो वो मेथड में थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा लगेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 10 की पावर 4, और 0.001 को सबको पता है 0.001 इज नथिंग बट 1/1000। 1/1000 इज नथिंग बट 10 की पावर -3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -3। अब आप मुझे बताओ, प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 4 भी बाहर आएगा और ये -3 भी बाहर आएगा, लेकिन 4 बाहर आएगा डायरेक्ट न्यूमरेटर में, लेकिन -3 बाहर आएगा रेसिप्रोकल होके, तो ये -3 इधर आ जाएगा। log 10 to the base 10, आंसर कितना आ गया, -4। अब आप देखो कितना सिंपल बना दिया क्वेश्चन लॉग के प्रॉपर्टीज लगाते, 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना। ठीक है, लॉग ऑफ 0.00001, इसका आंसर कौन बताएगा? log ऑफ 10 lakhs टू द बेस 0.0001, प्लीज इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए आंसर्स वगैरह देने में। नो मैटर आपका आंसर सही होता है या गलत होता है, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई, ट्राई जरूर करो आप। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि सर 10 लाख को 10 की पावर कितना लिखेंगे, वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। इतना बेसिक लेवल का मैथ्स तो आई थिंक सबको आता है। ठीक है, प्लीज शेयर योर आंसर्स, एनीवन। कोई भी अगर किसी का कुछ भी आता है तो मुझे शेयर करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई। ओके, चलो, किसी के आंसर भी आ गया। तो मुझे एक चीज बताइए सबसे पहले, तो मैं इस 10 लाख को 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 6। आप नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, और ये है मेरा पॉइंट के बाद मेरा 5। देखो, जब भी ऐसा डाउट आए ना कि पॉइंट के बाद कितने नंबर से उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो मतलब 10 की पावर कितना आएगा, -5। तो ये आ गया 10 की पावर -5, तो आंसर आ जाएगा -6/5। ठीक है, इतना आसान है ये क्वेश्चन, -6/5। वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर भी आने लग गया आपका। ठीक है, चलो, तो प्रॉपर्टीज आप लोग अच्छे से देख लेना। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस पे। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, आखिरी लिख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लीजिए। अच्छा, मैक्सिमम पेजेस इज 5, इसको डायरेक्ट कॉल लिखो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, जो बहुत सारा जगह आपको काम आएगा, फंक्शंस में, कैलकुलस में, हर जगह आपको दिखते रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आईआईटी का तो फेवरेट टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम GIF भी बोलते हैं शॉर्ट में, GIF इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, is the greatest is the greatest integer is the greatest integer less than
लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स। अब ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा और किसी को याद नहीं है तो ये थोड़ा सा सबको डर लगता है इससे आपका, ठीक है, बहुत ही इजी चीज है। और इसको डिनोट करते हैं हम एक बक्से से, डिनोटेड बाय इस तरह से, ठीक है, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं आपका, ठीक है। आप चाहते तो एक्स लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैंने बोल दिया 3.2, तो कभी भी अगर किसी भी नंबर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता है तो नंबर लाइन याद करो। नंबर लाइन में ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, जो भी मेरा वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूछे नंबर लाइन में देखो कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। 3.2 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है, 3.2 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है, वही मेरा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मुझे बताओ 4.00001, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा 4, क्योंकि 4.001 यहाँ कहीं बैठा होगा, उसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर बैठा है 4, ठीक है। मैं आपको बोल दूंगा कि 4.9999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आप ये मत बोल देना कि सर ये तो 5 के नजदीक है, नहीं, 4.999 इज वेरी क्लोज टू 5, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू तभी भी कितना आएगा 4, क्यों, क्योंकि 4.999 यहां कहीं लाई कर रहा होगा, तो उसके लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है 4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव पे आते हैं, तो जैसे मैंने सपोज बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे आप बताओ माइनस का 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, माइनस का 1.6 यहाँ कहीं बैठा होगा, उसके लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है -2, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो नंबर लाइन को ध्यान में रखो, उस नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करो और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू गाइस। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, कोई भी यहाँ पे बताएगा पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा। Anyone from this entire classroom wants to share your answer कि पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। 3 होगा, वेरी गुड, क्योंकि पाई इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 3.14, और 3.14 अगर नंबर लाइन में मैं देखूं तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। एक और मुझे बता दो आप लोग, आखिरी बता दो मुझे कि माइनस का √2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा, माइनस का √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा। अब आप देखो कि नंबर लाइन में अगर आप पुट करो तो ये मेरा -2, ये मेरा -1, ये -3, माइनस का √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.4 के आसपास, 1.41 आता है आपका टू बी स्पेसिफिक। तो मेरे पास आ गया माइनस का 1.41, सॉरी माइनस का 1.41, ठीक है। तो माइनस का 1.41, तो माइनस का 1.41 कहाँ बैठा होगा, माइनस का 1.41 यहाँ कहीं बैठा होगा, उसके लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है -2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2। कोई कोई गलत आंसर भी दे रहा है, EMRS मरी माडला इज करेक्ट, बट रॉबिन एंड आदित्य आपका आंसर जो आएगा नेगेटिव का -2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा √2 का वो आ जाएगा -2, क्योंकि -1.41 के लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है -2, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेके अब आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ एक दो प्रॉपर्टी है वो जरूर लिख लो आप लोग, ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी है वो लिख लो। चलो इसके बाद हम आते हैं आप और इसका ग्राफ भी देख सकते हो, इसका ग्राफ देख सकते हो चाहे तो, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का आता है आपका, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3,
तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है आपका, ठीक है। आप देखो कि 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0। 1 और 2 के बीच में कोई भी किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है, -1 -2 -2 और 3 के किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2। इसलिए मैंने 3 पे क्या दिया, ओपन सर्कल दिया, बट 2 पे मैंने क्लोज सर्कल दिया। तो ये डॉट डॉट देने का और ये सर्कल देने के पीछे का भी रीजन है, ठीक है। ये रीजन है कि इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे। चलो ठीक है, तो ये छोटा सा ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, एक्स एक्सिस पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन इसका आउटपुट हमेशा कहां से कहां तक आ रहा है, इसका आउटपुट हमेशा कहां से कहां तक आ रहा है आपका। बताइए। डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स और रेंज जो आएगा वो इंटीजर्स आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आ रहा है, तो इसलिए इसका डोमेन तो सारा रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या आता है, इंटीजर। जैसे 0 और 1 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1। 2 और 3 के कोई भी वैल्यू ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 2। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, -1। -2 और -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, -2। तो आप देखो कि रेंज हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, आउटपुट हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, और इनपुट हमेशा कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, आउटपुट हमेशा लेकिन कोई इंटीजर वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इसको। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, यहां से हम लोगों का 12th वाला पार्ट स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो ये ग्राफ तो बना लिया होगा आप लोगों ने, तो ये चीज रख लेना, डोमेन सारा रियल नंबर होता है, लेकिन आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा, मतलब रेंज हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, तो आज का क्लास में हमने थ्योरी ज्यादा करा है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं किया है। तो मैंने सोचा था कि आज के क्लास में हम सारा का सारा थ्योरी पार्ट को खत्म करके नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, अब ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि ये चीज पूरा का पूरा 12th का पार्ट है, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली 12th वाला पार्ट, वन वन फंक्शन। सबसे पहले वन वन फंक्शन, तो नाम से पता चल रहा है वन वन मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो मिठाई का जैसे एक प्राइस होता है, मैंने आपको क्या बोला था कि दो अलग अलग मिठाई का एक प्राइस हो सकता है, मतलब दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है। तो वो हो गया मेनी टू वन, समझ में आ रहा है, दो से एक बन रहा है, मतलब मेनी टू वन हो रहा है। एक है 1 to 1, तो 1 to 1 मतलब एक मिठाई का एक ही प्राइस, मतलब दो मिठाई का एक प्राइस नहीं होगा। हालांकि वो भी होगा वो, लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा। पहला कैटेगरी है आपका वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का डेफिनेशन लिख लो, ए फंक्शन, ए फंक्शन, ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी वन वन, इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, is said to be one one function। और इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, या इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन मतलब मैपिंग ही होता है, इंजेक्टिव मैपिंग। आई रिपीट, मेरा राइटिंग पे मत जाना। ए फंक्शन एफ ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मतलब एक इनपुट होगा, एक डोमेन होगा, एक कोडोमेन होगा, ठीक है। अगर आप लोग को डाउट है तो इस चीज को हम बोलते हैं डोमेन। अब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, और इस चीज को हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज डोमेन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज कोडोमेन। और इसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगा बी में वो रेंज होगा। तभी मैंने आप लोगों को बताया था रेंज इज कोडोमेन ऑफ, सॉरी, रेंज इज
सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन, सॉरी इज सेड टू बी वन वन, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, इज सेड टू बी वन वन, इज सेड टू बी वन वन, इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, इज सेड टू बी वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, if different elements of a, if different elements of a have different different f images in B, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा। A function f from a to b is said to be one one or injective mapping if different elements of a have different f images in b। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि a जो इनपुट है उसके अगेंस्ट जो मेरा आउटपुट आता है उसी को हम इमेज बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो आप आगे लिख सकते हो, दस फॉर x1 x2, 10 फॉर x1 x2, अगर ये सपोज सेट ए को बिलोंग करते हैं तो एंड एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अगर ये सेट बी को बिलोंग करते हैं तो हम यहां से ये बोलेंगे कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। अगर x1 x2 के बराबर हुआ तभी हम बोलेंगे कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर होगा, वरना नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और हम बोलेंगे, और हम ये बोलेंगे कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो एफ ऑफ x1 भी एफ ऑफ x2 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, बट आप यहां तक लिख लो, मैं एक बार डिक्टेट भी कर देता हूँ, मेरा राइटिंग इतने अच्छे से नहीं आता है इसमें। ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be one one और इंजेक्टिव मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a have different f images in b। और इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकली बोले तो कोई दो एलिमेंट है, अगर x1 x2 अगर वो सेट ए को बिलोंग करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगा एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 वो सेट बी को बिलोंग करेंगे। अगर ये दोनों आउटपुट सेम है वो तभी पॉसिबल है जब दोनों इनपुट सेम होगा, और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो दोनों आउटपुट भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसी को हम वन वन बोलते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं समझाना चाहता हूं तो इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है बट डेफिनेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लीजिए, मैं आपको और सिंपल तरीके से इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आपके पास में ए कोई सेट है और बी कोई सेट है आपका, ठीक है। इसमें मेरे पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इसमें है 1 2 3 4। तो ए का अगर आपने मैपिंग 1 के साथ किया है, बी का मैपिंग आपको 2 के साथ किया और सी का 3 के साथ किया और डी 4 के साथ किया, तो आप देखो कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। अगर मैं सपोज यहाँ पे ऐसे कर देता, ये मेरा वन वन है, ठीक है। आप मुझे बताना जरा ये वन वन है कि नहीं। आप लोगों से मेरा क्रॉस क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया ए और यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया बी, ये मैंने बोल दिया ए बी सी डी, ये मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5। मैंने बोल दिया ए का मैपिंग मैंने 1 के साथ कर दिया और मैंने बोल दिया कि बी का मैपिंग मैंने 2 के साथ कर दिया और सी का मैंने 2 के साथ कर दिया और डी का मैंने 3 के साथ कर दिया। तो ये फंक्शन है, फंक्शन तो ये है, क्यों? क्योंकि हर एक इनपुट का एक नहीं तो एक आउटपुट है। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, वन वन है या मेनी वन है? अभी मेनी वन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मेनी वन को छोड़ो, आप मुझे बताओ ये वन वन है कि नहीं। ये वन वन नहीं है, ये मेनी वन है। किसी ने चैट पे आंसर भी दे दिया, क्यों? क्योंकि दो, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, मतलब दो अलग अलग मिठाई का सेम प्राइस आ रहा है। तो ये वन वन नहीं है, ये मेनी वन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये मेनी वन, ये आ जाएगा मेनी वन। तो या तो आप यहाँ पे मेनी वन मत लिखो, सॉरी, क्योंकि अभी हमने मेनी वन नहीं पढ़ा, आप बोलो नोट वन वन, आप ऐसे लिख लो नोट वन वन, नोट वन वन, ठीक है, नोट वन वन।
ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि वन वन क्या होता है, और वन वन के अलावा अगर कुछ दे तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अब लेकिन जब क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो डायग्राम बना बना के तो चेक नहीं करोगे ना आप, तो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को आज तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि वन वन फंक्शन कोई है कि नहीं, वो कैसे पता लगता है आपका। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम लोग उसमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। मतलब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, चलो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करो, मुझे आप लोग बताना एक चीज कि क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। ठीक है, मुझे आप लोग बताओ, इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अ वन वन फंक्शन और नॉट, और नॉट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये एक वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें x इक्वल टू वन डालने पे भी आउटपुट वन मिलेगा, और माइनस वन डालने पे भी मेरा आउटपुट वन ही मिलेगा आपका। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। वाई? बिकॉज एफ ऑफ वन पे भी मुझे वन मिल रहा है, और एफ ऑफ माइनस वन पे भी मुझे कितना मिल रहा है, वन। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, तो ये मेरा सपोज ए, ये बी है, तो मैंने इनपुट ले लिया वन, माइनस वन, टू और माइनस टू। ठीक है, तो मुझे एक चीज यहां से बताओ, एफ ऑफ टू पे भी आउटपुट फोर आएगा, और एफ ऑफ माइनस टू पे भी आउटपुट फोर आएगा। तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है वन और फोर। तो वन से भी वन आ रहा है, माइनस वन से भी वन आ रहा है, टू से भी फोर आ रहा है, माइनस टू से भी फोर आ रहा है। तो देखो, दो अलग अलग मिठाई का सेम प्राइस हो रहा है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये वन वन नहीं है आपका। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ये सिखाऊंगा कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं ये पता लगा सके आपका। ठीक है, तो ये तो चलो सिंपल सा फंक्शन था, तो देख के पता चल गया। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को बोल देता कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स है, तो मोड एक्स भी आपका वन वन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप मोड में वन डालो तो भी पॉजिटिव वैल्यू वन ही आएगा, और मोड में अगर नेगेटिव वन डालो तो भी पॉजिटिव वैल्यू वन ही आएगा, क्योंकि मोड का काम है एब्सोल्यूट वैल्यू देना, पॉजिटिव वैल्यू देना। इसलिए मोड एक्स इज ऑल्सो नॉट ए वन वन फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद एक दो पॉइंट लिखो यहाँ पे। अब देखो, ग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं एक। जैसे आप लोगों को मैंने शुरुआत में आज बताया था कि कोई फंक्शन फंक्शन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था, याद है? अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा था, तो हमने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया कि वो फंक्शन नहीं है, और अगर उसने एक ही पॉइंट पे कट किया था तो हमने बोला था फंक्शन है। उसी तरह से कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग डालो, नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, नेक्स्ट सब हेडिंग डालो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डिटरमाइन टू डिटरमाइन वेदर वेदर ए फंक्शन whether a function is वन वन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लो, इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट मोस्ट वन पॉइंट, इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, if every horizontal line cuts the graph, cuts the graph, cuts the graph y equal to f of x at at most वन पॉइंट, एटमोस्ट वन पॉइंट। एटमोस्ट वन पॉइंट का मतलब क्या है कि मैक्स से मैक्स अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, देन वी विल से एट एटमोस्ट वन पॉइंट, देन the function is then the function is वन वन, then the function is वन वन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन वन, इज नॉट वन वन। तो ये आप लोगों ने ग्राफ से चेक नहीं किया था, आप लोगों ने इनपुट वैल्यू डाला था, वन डाला था तो भी वन आया था, माइनस वन डाला था तो भी वन आया था, टू डाला था तो भी टू फोर आया था, माइनस टू डाला था तो भी फोर आया था। लेकिन अगर मैं इसको ग्राफिकली चेक करना चाहूँ तो देखो, लेकिन आपको लेकिन बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये तो सबको पता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, अगर यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो यहाँ पे भी इसको कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ गाइज आप लोगों को, ये जनरली आप लोगों को इतना अच्छे से कंपाइल करके कोई बुक में नहीं मिलेगा चीजें आपका, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये इस दिस इज नॉट वन वन, दिस इज नॉट वन वन, आप यहाँ पे लिख लो दिस इज नॉट वन वन। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है आपका, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि ये फंक्शन अब मैं आपको ये तरीका इजी क्यों है। जैसे मैंने आपको दे दिया सपोज y बराबर ln x, ठीक है, y बराबर मैंने आपको दे दिया ln x। तो मुझे एक चीज बताइए, मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले लॉग का ग्राफ बताया था, log x ले लो ln x ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, चेक 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 वन वन और नॉट, वन वन और नॉट। कोई मुझे बताएगा कि ये ग्राफिकली हम चेक करके बता पाएंगे कि ये वन वन है कि नहीं? अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है विद इन 2 सेकेंड्स आप आंसर बता दोगे। किसी ने आंसर बता भी दिया कि हाँ ये वन वन है, क्यों? देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। हाँ, ज्यादा छोटा भी नहीं करना। देखो यहाँ पे इसका ग्राफ देखो, याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ग्राफ बताया था। तो जो इसका ग्राफ बनता है एल एन का, वो कुछ इस तरीके का बनता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप बोलोगे दिस इज वन वन, दिस इज वन वन। कितना आसान हो गया आपका ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ से भी आप विद इन सेकेंड्स बता सकते हो कि कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं आपका, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट। फिर मुझे आप लोग बताओ y बराबर e टू द पावर x, ये एक वन वन फंक्शन है या नहीं है? अब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मैंने आप लोगों को नहीं बताया, आप लोग चाहे तो घर पे देख लेना। हाँ, ये भी एक वन वन फंक्शन है। एक्सपोनेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है या कुछ ग्राफ ऐसे आता है आपका, ठीक है। अगर e टू x पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आएगा, x नेगेटिव है तो ये ग्राफ आएगा। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि ये वन वन है कि नहीं वो चेक करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ना आप, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, एक वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक वन वन फंक्शन बन जाएगा, जिसको हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं आपका, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। मुझे आप लोग बताओ, ठीक है, मुझे आप लोग बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताना, मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अ वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन कौन बताएगा यहाँ पे? क्या साइन एक्स एक वन वन फंक्शन है? अभी मैंने कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया डोमेन का, डोमेन का रेस्ट्रिक्शन मैंने नहीं दिया। मतलब साइन एक्स का हर रियल वैल्यू पे आपको चेक करना है कि ये आपका वन वन होगा कि नहीं। बहुत बढ़िया, नहीं होगा? अरे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा मैंने। साइन का ग्राफ सबको पता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप देखो ना, जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ये तो इनफाइनाइट जगह पे कट कर रहा है, ये तो इनफाइनाइट जगह पे कट कर रहा है, तो ये नोट वन वन होगा, नोट वन वन। लेकिन लेकिन गाइज अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैंने यही सवाल इस तरीके से फ्रेम कर दिया कि मुझे बताओ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वन वन है कि नहीं इन एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2, 0 से π/2 पे मुझे बताओ कि ये वन वन होगा कि नहीं। अब मुझे बताओ क्या ये वन वन होगा 0 से π/2 में? 0 से π/2 में वन वन होगा कि नहीं?
जीरो से पाई बाय टू में बहुत बढ़िया ये 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि जीरो से पाई बाय टू में ग्राफ को ही आपने छोटा सा बना दिया, राइट। जीरो से पाई बाय टू मतलब मेरा ये वाला ग्राफ आएगा बस, क्योंकि ये वाला वैल्यू मेरा कितना हो जाता है पाई बाय टू। सबको पता है ये कितना हो जाता है आपका पाई बाय टू, ठीक है। ये मेरा जीरो, तो जब जीरो से पाई बाय टू में आपने ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर आपने डोमेन को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन मेरा 1 1 है। तो किसी फंक्शन को 1 1 बनाया जा सकता है, आप अगर उसने आपने उसका डोमेन को अगर बदल दिया तो, ठीक है। तो sin x in general is not a 1 1 function, but sin x from 0 to pi by 2 is a 1 1 function। तो आप ये बोलोगे हाँ ये 1 1 है। तो कोई एक फंक्शन जरूरी नहीं है हमेशा ही 1 1 होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड उस पे उसके इंटरवल पे भी करता है आपका, ठीक है, उसके डोमेन पे भी करता है आपका, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस काफी प्रोडक्टिव जा रही है, आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी तो क्लास में आप लोग पूछिए, क्योंकि देखो बाकी तो और कोई तरीका नहीं इंटरेक्ट करने का, हर कोई यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में बैठा हुआ है आपका, ठीक है। बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ डाउट्स के सेशंस भी रखवाएं आप लोगों के लिए अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर क्लासेस, ताकि जो बच्चों को कोई भी चीज में डाउट्स है तो वो भी हम लोग उस डाउट सेशन में क्लियर कर पाए आपका, ठीक है। बाकी चलो रिवीजन करना गाइस एंड स्टार्ट सॉल्विंग सम बेसिक लेवल क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी ऑल द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस फॉलोड बाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फिर ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड डे, ठीक है। चलो फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग को, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ठीक है। चलो एटलीस्ट यू कैन से मी बाय यार, एक बाय तो डिजर्व करता हूँ मैं एटलीस्ट। चलो बाय गाइस एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बाय बाय।